हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम लोग भारत की राज्यव्यवस्था और संविधान पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शासन प्रणाली पिछली क्लास में पढ़ी थी। शासन प्रणाली में हमने जनता की भूमिका के आधार पर, संरचना के आधार पर, शक्ति के आधार पर, वर्गीकरण किया था। जनता की भूमिका के आधार पर हमने पढ़ा था राजतंत्र, लोकतंत्र। संरचना के आधार पर हमने संसदीय, अध्यक्षात्मक। शक्ति के आधार पर एकात्मक, संघात्मक। इनमें से हम राजतंत्र को पढ़ चुके थे। राजतंत्र जिसमें एक तंत्र, इसको एक तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक राजा का शासन होता है। लोकतंत्र पढ़ चुके थे जिसमें जनता का शासन होता है। संसदीय शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली थी जिसमें जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो नाम मात्र का होता है और उसकी वास्तविक शक्ति उसकी मंत्रिपरिषद में होती है, इसलिए हम इसको प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो संवैधानिक प्रमुख है वही, उसी के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो शक्ति के आधार पर शासन प्रणाली का करेंगे, जिसमें हम लोग एकात्मक और संघात्मक को पढ़ेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली, जैसा कि इसका नाम से लग रहा है कि एक आत्मा, यानी कि जब हम शक्तियों को, पावर को किसी एक ही संस्था में निहित कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। संविधान के द्वारा जब संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती है तो इसे एकात्मक शासन प्रणाली या यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। अगर हम एकात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो ये मुख्यतः उन देशों में पाई जाती है जो भौगोलिक रूप से छोटे हैं और जिनकी जनसंख्याएं कम हैं या उनमें विविधताएं कम पाई जाती हैं। वहाँ पर हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली प्रचलन में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं यूके, फ्रांस। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश, बेल्जियम आदि। तो जो भौगोलिक रूप से छोटे और सांस्कृतिक और रूप से जो हैं छोटे होते हैं उनमें हम एकात्मक शासन प्रणाली प्रचलन में देखते हैं। इसमें जो स्थानीय सरकारें या राज्य सरकार या प्रांतीय सरकारें होती हैं वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। संविधान अपनी सारी संविधान के अनुसार सारी शक्तियां केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार के अधीन होंगी
अधीनस्थ सरकारें और जनता। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। संविधान होगा, संविधान सारी शक्तियां केंद्र सरकार में देगा और जो उसकी प्रांतीय सरकारें होंगी वो केंद्र सरकार के पूर्ण अधीनस्थ के रूप में काम करेंगी और वो तब जनता को शासित किया जाएगा। तो इस शासन प्रणाली को एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। दूसरी है संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल बोलते हैं इसको। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि इसको हम समझते हैं पहले क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान होगा, संविधान के अधीन एक मतलब 2 या 2 से अधिक सरकारें काम करती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार के अधीन भी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक और तीसरे प्रकार की सरकार हम स्थानीय स्वशासन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं स्थानीय सरकारें और फिर ये दोनों मिलकर जनता को शासित करती हैं। यानी संविधान है, संविधान के अधीन कई सरकारें काम करती हैं, 2 या 2 से अधिक सरकारें काम करती हैं। केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, संविधान दोनों को ही अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति देता है और फिर तब जनता को शासित किया जाता है। तो इसको हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संविधान के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सरकारें काम करती हों उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। अब जब संघात्मक शासन प्रणाली की कुछ और विशेषताएं भी हो सकती हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 2 सरकारें काम कर रही हैं और इनको मार्ग निर्देशन इनका कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। यानी कि इनको इनकी शक्तियां कहाँ से मिल रही हैं? संविधान से मिल रही है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता होगी, पहली कंडीशन, पहली विशेषता। दूसरी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद हो सकता है, इसलिए उन विवाद को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और स्वतंत्र न्यायपालिका किसके आधार पर वो सुलझाएगी? संविधान के आधार पर, इसलिए संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी स्वतंत्र न्यायपालिका का होगा। तो इस तरह से कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखिएगा। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संविधान के अंतर्गत दो या 2 से अधिक सरकार कार्य करती हैं, 2 या 2 से अधिक सरकारें कार्य करती हैं, संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है, जैसी अभी हमने चर्चा की थी। संविधान की सर्वोच्चता होती है,
क्यों है सर्वोच्चता? क्योंकि दोनों सरकारों को या दो से अधिक सरकारों को जो भी डायरेक्शन प्राप्त होंगी वो किसके द्वारा होंगी? संविधान के द्वारा। इसलिए सर्वोच्च कौन होगा? संविधान होगा। दूसरी विशेषता हम देख सकते हैं कि जब दो सरकारें काम कर रही हैं तो उनके बीच में विवाद हो सकता है। सरकारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। संविधान की व्याख्या के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। संविधान लिखित होता है। संविधान लिखित होता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं संघात्मक शासन प्रणाली की। ये जो प्रणाली है संघात्मक शासन प्रणाली, मुख्य रूप से बड़े देशों में और जिनमें अत्यधिक विविधताएं सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से पाई जाती हैं उनमें ये प्रणाली लागू होती है, प्रचलन में दिखाई देती है। उदाहरण हम इसके ले सकते हैं यूएसए, भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि। स्विट्जरलैंड आदि। तो आपको शासन प्रणाली, तीनों प्रकार की शासन प्रणाली समझ में आई होंगी। जनता की भूमिका के आधार पर राजतंत्र और लोकतंत्र, संरचना के आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक, और शक्ति के आधार पर एकात्मक और संघात्मक। अगर शक्तियां सारी एक ही केंद्र सरकार में ही निहित हैं तो एकात्मक है। यदि शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया गया है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में तो हम उसको संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के प्रकार। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। संघात्मक शासन प्रणाली फिर तीन प्रकार की होती है, जो कॉन्फेडरेशन होती है, फेडरेशन होती है और यूनियन होती है। यदि हम हिंदी में देखें तो तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, संघ, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो हम उसी को पे यहाँ पे चर्चा करेंगे।
संघात्मक में हमने बात की थी कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें काम करती हों उसे हम संघात्मक कहते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार हमने इसमें अभी लिखे हैं, इसमें भी 2 ही सरकारें या अधिक सरकारें होंगी। हम देखते हैं कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। पहले हम इन तीनों को समझेंगे, उसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब संघ जो शब्द होता है, संघ का मतलब है कि कुछ इकाइयां मिलकर अपना एक संघ बना लेती हैं, यानी कि एक समझौता उनके बीच में होता है। तो उसी समझौते के आधार पर ही हम इन तीनों प्रणालियों को समझेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसमें जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उस विभाजन में राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हों, यानी जब शक्तियों का विभाजन किया जा रहा है तो राज्य सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। इसके पास ज़्यादा शक्ति हैं, इसके पास कम है, यानी कि केंद्र एक तरह से कमज़ोर होगा, राज्य एक तरह से मजबूत होगा। और दूसरी विशेषता ये होती है कि राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार होता है। अभी लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें राज्य के पास ज़्यादा शक्तियां हों और राज्य को अपने संघ से अलग होने का भी अधिकार हो, तब हम उसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन। तब उसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन। समझे? यानी कि राज्य सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होंगी और उसको संघ से अलग होने का अधिकार भी होगा। उस प्रणाली को हम या उस संघ प्रणाली को हम कॉन्फेडरेशन कहेंगे। अब इनके बीच में एक ऐसा समझौता जिसमें राज्यों ने आपस में एक संघ बनाया हो और उस संघ के लिए उस संघ में शक्तियों का विभाजन किया जा रहा हो, तो इस वाली प्रणाली में भी ज़्यादा शक्ति किसके पास होंगी? राज्य के पास। और कॉन्फेडरेशन में भी और फेडरेशन में यही समानता होती है कि फेडरेशन में भी ज़्यादा शक्ति राज्य सरकार के पास है और कॉन्फेडरेशन में भी ज़्यादा शक्ति राज्य के पास है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि कॉन्फेडरेशन में राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है, लेकिन इस प्रणाली में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। तो अगर शक्तियां राज्य के पास ज़्यादा हैं और संघ से वो अलग भी नहीं हो सकता, तब हम इसको कहते हैं फेडरेशन। और अगर राज्य संघ से अलग हो सकता है तो बन जाएगा कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, सोवियत संघ यूएसएसआर रहा था, या यूरोपियन यूनियन है, वो कॉन्फेडरेशन का एग्जांपल है, जबकि यूएसए जो है वो फेडरेशन का एग्जांपल है। क्योंकि यूएसए जो बना था वो राज्यों से समझौते के आधार पर बना था और उसमें राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, दोहरी नागरिकता होती है, यानी हर राज्य का नागरिक भी होगा और वो यूएसए का नागरिक भी कहलाता है। अपना हर राज्य का अलग संविधान होता है, लेकिन राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता, तब हम इसको कहते हैं फेडरेशन। तीसरी प्रणाली है यूनियन, यानी यूनियन का भी अर्थ संघ ही होता है, यानी हिंदी में अगर हम कहें तो उसे भी संघ ही कहेंगे। लेकिन इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि एक संविधान होगा जो दोनों सरकारों को शक्तियों का विभाजन करेगा और उन शक्तियों के विभाजन में एक संतुलन बनाया जाएगा। लेकिन विशेषता क्या होगी, स्पेशल क्या होगा उसमें, कि राज्य सरकारों के मुकाबले केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। यानी शक्तियाँ तो दोनों के पास होंगी, राज्य के पास भी होंगी, केंद्र के पास भी होंगी, लेकिन जो ज़्यादा शक्तियाँ या मजबूत जो बनाया जाएगा वो केंद्र को बनाया जाएगा। राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होगा और जो रेजिडुअल पावर होती है यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। तो ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्र मजबूत स्थिति में हो और राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार ना हो, उसे हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, यानी कॉन्फेडरेशन कौन सी है? जिसमें राज्य मजबूत होते हैं और राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार होता है, तो कॉन्फेडरेशन। अगर राज्य मजबूत हैं लेकिन राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है तो फेडरेशन। लेकिन केंद्र सरकार मजबूत है, केंद्र में ज़्यादा शक्तियाँ हैं और राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनियन।
तो अब आप समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी है, तो भारत में हम ये कहेंगे कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत जो है वो यूनियन प्रणाली को अपनाए हुए है। यूनियन ज़्यादातर उन देशों में मिलती है जहाँ पर अत्यधिक विविधताएं होती हैं, और जहाँ विविधताएं अधिक हों भाषा के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, और तो वहाँ पर हम मजबूत केंद्र को लागू करते हैं, जिससे कि राज्य, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच समझौते का परिणाम भारत नहीं बल्कि भारत था, राज्य उसमें बाद में शामिल हुए थे, इसलिए हमने भारत को यूनियन बनाया, ना कि कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके लिख लेते हैं। कॉन्फेडरेशन सिस्टम में लिखिएगा इस प्रणाली में केंद्र की अपेक्षा राज्यों को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, और दूसरी कंडीशन, राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है। यानी राज्य के केंद्र की अपेक्षा राज्य को ज़्यादा शक्ति है और राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार है, तब हम इसे कॉन्फेडरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, सोवियत संघ जो था कभी, रूस और उसके जैसे उसके ग्रुप के देशों का एक संघ था सोवियत संघ, यूरोपियन यूनियन। दूसरी प्रणाली है फेडरेशन सिस्टम। इस प्रणाली में राज्यों को अधिक शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। यानी शक्तियां राज्यों के पास हैं, लेकिन राज्य संघ से अलग होने नहीं हो सकते। एक विशेषता इसकी है। दूसरी विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्ति रेजिडुअल पावर राज्यों के पास होती है। क्योंकि ये यूएसए में सबसे पहले लागू हुई थी, इसलिए हम इसको यूएसए मॉडल कहते हैं। इस प्रणाली को यूएसए मॉडल कहा जाता है। तो उदाहरण हम लिख सकते हैं यूएसए में हमें फेडरेशन सिस्टम प्रचलन में दिखाई देता है। आप देख भी सकते हैं कि जब यूएसए में फेडरेशन है तो वहाँ राज्य ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ भी उन्हीं के पास हैं, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता है।
केंद्र बिना राज्यों की सहमति से ना उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, ना उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग न्यायालय है, तो इसलिए राज्य ज़्यादा पावरफुल हैं केंद्र की अपेक्षा यूएसए में, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रणाली को हम फेडरेशन कहते हैं। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रणाली है यूनियन। ये इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाती है कि भारत में प्रचलन में है। इस प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, परंतु केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। पहली विशेषता। दूसरी, राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होता। यानी इस प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का संतुलित विभाजन तो किया गया, लेकिन फिर भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। और ये प्रणालियाँ उन देश में अधिक मिलेंगी जिन देशों में अत्यधिक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम जब भारतीय संविधान को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में राज्यों के निर्माण के लिए भाषा के आधार को आधार बनाने के विचार किए गए थे, जिसके आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। तो इस तरह की कोई दिक्कतें फ्यूचर में ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया है, जिससे कि जो राज्य हैं वो केंद्र के अधीन आपातकालीन स्थिति में काम कर सकें। लेकिन राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। एक और विशेषता इसकी ये होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, जबकि फेडरेशन में ये राज्यों के पास थी। उदाहरण में हम सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा भारत। यानी इस भारत में यूनियन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, इसलिए हमने यहाँ पर केंद्र को कुछ मजबूत बनाया है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, कनाडा में भी यही प्रणाली प्रचलित है। और जैसा भारत का संविधान का पहला आर्टिकल कहता है, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसलिए हमने अपने संविधान में यूनियन शब्द को रखा है। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारत विविधताओं वाला देश है, इसलिए हमें इस विविधता वाले देश में केंद्र को थोड़ा मजबूत बनाना होगा, इसलिए हमने यूनियन मॉडल को अपनाया है। इसमें एक शब्द आया है अवशिष्ट शक्तियाँ, तो हम यहाँ पे थोड़ा अवशिष्ट शक्तियाँ, वैसे तो हम आगे चल के पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा यहाँ पे उसको भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो शक्ति का विभाजन भारत में किया गया है और उसके लिए 3 सूची बनाई गई हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र सूची के जो विषय होंगे उनमें कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। लेकिन ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं।
और ये अवशिष्ट शक्तियाँ यूएसए मॉडल में, फेडरेशन में यूएसए के पास और यूनियन मॉडल में भारत के पास रखी गई हैं, यानी केंद्र सरकार के पास रखी गई हैं। तो ऐसी शक्तियाँ, ऐसे विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं है, उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में वर्णित हैं। तो आपको यूनियन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है। एक बार भारत में देखते हैं। भारत में संघवाद, फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद। देखिए, भारत में संघवाद की अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो व्याख्या किसकी करती है? संविधान की। लिखित संविधान है। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें हैं, और इन तीनों सरकारों को मार्ग निर्देशन कौन देता है? संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता है। अभी आपने देखा कि ये सारे जो लक्षण हैं हमें संघात्मक व्यवस्था के दिखाई देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में है। परंतु भारत में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी दिखाई देते हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, भारत में संघात्मक लक्षण, कुछ और विशेषताएं भी भारतीय संविधान में दिखती हैं, जैसे आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास, 249 राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, आर्टिकल 250 आपातकाल के समय केंद्रीय विधायिका की शक्ति का विस्तार राज्य सूची तक हो जाना, तो ये जो लक्षण है ये एकात्मक लक्षण है। अब ये दोनों ही प्रकार के लक्षण हमें भारतीय संविधान में दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो संघवाद है वो दोनों प्रकार के लक्षण लिए हुआ है, संघात्मक भी और एकात्मक भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है, अर्थात भारतीय संघवाद अर्ध संघात्मक है। यानी जब आपातकाल इमरजेंसी लगेगी तो केंद्रीय विधायिका कानून बनाएगी राज्यों के लिए भी। तो हम नोट करेंगे भारतीय संघवाद अर्ध संघात्मक है, अर्थात ना वो संघात्मक है ना पूरी तरह से एकात्मक है, तो इसलिए हमने उसको अर्ध संघात्मक कहा है, क्योंकि वो संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के लक्षण दिखाता है।
एक शब्द आता है सहकारी संघवाद, एक नोट लिखेंगे यहाँ पर। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा देता है। अब ये सहकारी संघवाद क्या है, इसको समझेंगे। सहकारी संघवाद, अभी हमने बात की थी कि संघ है क्या। संघ है केंद्र और राज्य अन्य सरकारों का मिला जुला रूप। तो यानी केंद्र होगा, राज्य होंगे, जहां इन दोनों में सहयोग व समन्वय हो। जहां केंद्र और राज्य में सहयोग और समन्वय की भावना हो, उसको हम सहकारी संघवाद कहते हैं। अब ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कह रहा है कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पेपर में। तो सहयोग और समन्वय की भावना जब किसी संघवाद में होती है तो हम सहकारी संघवाद कहते हैं। और इसको हम अब समझेंगे कि भारत में सहकारी संघवाद कैसे है। तो आप समझ गए होंगे, हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन में। जब केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग व समन्वय होता है तो इसे सहकारी संघवाद कहते हैं। तो इसे सहकारी संघवाद कहते हैं। भारत में सहकारी संघवाद कैसे, उसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक है संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप, दूसरे हैं गैर संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में वर्णित है, गैर संवैधानिक का मतलब है जो विधिक तो है लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है। संवैधानिक प्रावधान में हम देखेंगे आर्टिकल 252, 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्रीय विधायिका से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 252 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहें तो केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं कि वो उनके लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए। दूसरा आर्टिकल हम देख सकते हैं 280। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान का, वित्त आयोग। वित्त आयोग का सबसे मुख्य कार्य ये होता है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का विभाजन करता है।
यानी एक दूसरे के सहयोग के लिए वो वित्त का विभाजन करता है, यानी हम इसको कह सकते हैं वित्तीय सहयोग। एक आर्टिकल अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आया 279A, इसमें आती है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य दोनों शामिल होंगे, और जीएसटी में कौन से विषयों को रखना है, उनकी दर क्या होगी, कि राज्यों को क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों को सोचने के लिए जीएसटी परिषद रखी गई, जिससे कि दोनों के बीच में इन कर व्यवस्थाओं में सहयोग बन सके। तो ये संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हैं। गैर संवैधानिक में हम देख लेते हैं। नीति आयोग, पहले ये योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग बनाया गया। इसका उद्देश्य भी यही है कि राज्य और केंद्र के बीच में सहयोग और समन्वय को बनाया जा सके। दूसरा है क्षेत्रीय परिषद, इसके गठन का उद्देश्य ये था कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद हैं उनको आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। तो ये ऐसे संगठन हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों को समाप्त करके सहयोग और समन्वय की भावना को विकसित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में सहकारी संघवाद उपस्थित है। नोट करके लिखेंगे नीति आयोग के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्यक्ष पूछा जाता है प्रधानमंत्री। दूसरा थोड़ा हम लिखेंगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी आता है कि नीति आयोग कैसी है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, विधिक। तो आप बताएंगे कि वो गैर संवैधानिक है, वैसी क्षेत्रीय परिषद भी गैर संवैधानिक है। स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री। 5 क्षेत्रीय परिषद व 1 पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया है। पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। तो ये थी 3 शासन प्रणाली। अब आप इसमें से क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में कौन सी है, तो भारत लोकतांत्रिक है, भारत गणराज्य है, भारत में संसदीय प्रणाली है, भारत में संघात्मक और एकात्मक प्रणालियाँ प्रचलित हैं,
तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये था राज्य व्यवस्था और उसकी शासन प्रणालियों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं संविधान। अभी तक हमने पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था और शासन प्रणालियों को पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे संविधान। संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान क्या होता है, संविधान, कानून, नियम, विनियम ये क्या होते हैं, पहले हम इसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संविधान का वर्गीकरण करेंगे, लिखित, अलिखित, कठोर, लचीले संविधान में। तब हम भारत के संविधान को समझेंगे, जिससे इनको पहले चर्चा करने का मतलब ये, जिससे कि हम भारतीय संविधान को अच्छे से समझ सकें और भारतीय संविधान में जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो ये जान सकें कि कौन कौन सी संवैधानिक और राज्य व्यवस्था की विशेषताएं भारतीय संविधान में प्रचलित है। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसको समझते हैं। देखिए, व्यक्ति यानी कि जनता, किससे बनी है, व्यक्ति, यानी व्यक्ति को शासित करना है। और हर देश में व्यक्ति एक इकाई होती है और व्यक्ति का समूह क्या कहलाता है, समाज, और समाज का समूह कहलाता है राज्य। यानी एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति का समूह समाज बनेगा और समाज के समूह से राज्य बनेगा। यानी हम ये देखते हैं कि अगर एक शासन व्यवस्था को समझें तो जो राज्य होगा उसमें व्यक्ति होगा और सत्ता होगी। अब इस राज्य को ये सत्ता किसने दी है, इन्हीं व्यक्तियों ने दी है। और राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था, राज्य की स्थापना का उद्देश्य था जनता का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास का मतलब है कि हर तरह से जनता का विकास। अब राज्य की स्थापना का उद्देश्य सर्वांगीण विकास से किसका, जनता का। जनता कौन है, व्यक्ति है। यानी व्यक्ति और जनता ने ही राज्य को ये अधिकार दिए हैं कि वो उसका सर्वांगीण विकास करे। और विकास करने के लिए उसको क्या देनी चाहिए, सत्ता देनी चाहिए। यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, यानी व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होनी चाहिए, कुछ स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, अर्थात ये स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहेगा। और उस स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए सत्ता कौन चाहेगा, राज्य चाहेगा। अगर सत्ता का ज़्यादा उपयोग हानिकारक है या ज़्यादा मात्रा में वो प्रतिबंध स्थापित किए जाते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तो ये भी हानिकारक होगा किसी भी राज्य के लिए। इसलिए सत्ता का संतुलित उपयोग और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी ज़्यादा मात्रा में किसी राज्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए उस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता है। और वो प्रतिबंध सत्ता लगाएगी और सत्ता को संतुलित करेगा व्यक्ति। इसलिए इन दोनों के बीच में एक संतुलित व्यवहार उत्पन्न करने के लिए हमें जिस विधि की आवश्यकता होती है उसको हम संविधान कहते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, सत्ता शक्ति चाहती है। देखिए, शक्ति कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी और बुरी भी। शक्ति का मतलब है जब हम किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन कर दें तो उसे हम शक्ति कहते हैं। अब हो सकता है महात्मा गांधी अपने अच्छे गुणों से किसी दूसरे के व्यवहार को परिवर्तन करें, लेकिन एक गुंडा भी हो सकता है जो डरा के किसी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, तो उसे हम कहते हैं शक्ति। जो हम किसी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन ला सके, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन जब उस शक्ति को एक मान्यता मिल जाए, एक ऑथेंटिक मिल जाए, उसको संविधान के अनुसार मान्यता मिल जाए, तब हम उसको कहते हैं सत्ता। अब स्वतंत्रता और शक्ति का संतुलित व्यवहार, तभी तो राज्य चलेगा। और संतुलित व्यवहार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक विधि का निर्माण करना पड़ेगा जो इन दोनों को नियंत्रित करेगी। और वही विधि क्या होगी, संविधान होगी। ठीक है।
संविधान की आवश्यकता। तो समझ में आया कि किसी भी राज्य में संविधान की आवश्यकता की क्यों होती है, क्योंकि जिससे सत्ता और व्यक्ति के बीच में एक संतुलित व्यवहार का निर्माण किया जा सके और संतुलित व्यवहार के आधार पर जनता का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो ये थी संविधान की आवश्यकता। अब हम समझेंगे कि संविधान होता क्या है। अभी हमने बात की कि व्यक्ति से मिलकर बना समाज, समाज से मिलकर बना राज्य। राज्य का उद्देश्य क्या है? शासन। शासन किसके आधार पर करेगा? सरकार के। और सरकार के कितने अंग हैं? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये 3 अंग सरकार के होते हैं। व्यवस्थापिका हम संसद को कहते हैं, जो कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, संसद ने कानून बनाए, उनको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है कि जो कार्यपालिका ने कानून लागू किए हैं वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं है, ये समीक्षा करती है न्यायपालिका। फिर व्यवस्थापिका के भी 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, राज्य शासन कर रहा है सरकार, और सरकार किसको शासित कर रही है? व्यक्ति को कर रही है। तो अब संविधान क्या है? अभी हमने बात की थी ना कि राज्य और व्यक्ति के बीच में संतुलित व्यवहार बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है संविधान की। तो संविधान की डेफिनेशन हम कैसे समझ सकते हैं कि सरकार के अंगों की सरकार के अंगों की संरचना का वर्णन, राज्य के अंगों की संरचना का वर्णन, राज्य व सरकार के कार्यों का वर्णन, और ये राज्य और सरकार किसके लिए? व्यक्ति के लिए हैं, तो व्यक्ति के भी अधिकार होंगे। व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता का वर्णन, राज्य व व्यक्ति के बीच संतुलित व्यवहार का वर्णन। यानी इन सभी कार्यों, इन जो हमने यहाँ पे कार्य लिखे हैं, इन सभी कार्यों को करने का वर्णन जिस विधि में किया जाता है, यानी वह सर्वोच्च व मौलिक विधि जो इन कार्यों को करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संविधान कहते हैं। तो यहाँ से आगे हम आगे नोट करेंगे। संतुलित व्यवहार आदि का वर्णन जिस मौलिक विधि में किया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि संविधान क्या है। संविधान वह सर्वोच्च या मौलिक विधि है जो किसी देश की सरकार, राज्य, नागरिकों के अधिकार आदि का वर्णन करती है, उसे हम संविधान कहते हैं। अब कुछ अंतर हम समझेंगे। पहले संविधान क्या होते हैं, कानून क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, नियम क्या होते हैं, विनियम क्या होते हैं, उसको यहाँ पे हम समझते हैं भारतीय संविधान को स्टार्ट करने से पहले। इसका निर्माण
संविधान सभा ने किया और यह सर्वोच्च होता है। संविधान के बाद आता है कानून, जिसको हम कहते हैं एक्ट। अब संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया, लेकिन फिर ये कानून या अधिनियम क्या होता है? इसको हम अधिनियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे, विधायिका इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें विधेयक रखे जाते हैं। विधेयक यानी कि बिल। इसके 3 अंग हम लोग पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कि व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद के 3 अंग होते हैं भारत में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अधिनियम कैसे बनता है? सबसे पहले एक कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसको हम ड्राफ्ट या मसौदा कहते हैं। ड्राफ्ट या मसौदा। इस मसौदे को जब लोकसभा या राज्यसभा में रख दिया जाता है, तब इसको कहा जाता है बिल या विधेयक। और यही विधेयक जब राष्ट्रपति के पास, जब ये दोनों पास कर देंगे, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा, तब इसको हम कहेंगे अधिनियम। तब हम इसको अधिनियम कहते हैं। यानी एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसे मसौदा या ड्राफ्ट कहेंगे, वह लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाएगा, तब उसे बिल कहेंगे। और जब इसे राष्ट्रपति, ये दोनों सदन पास कर दें और राष्ट्रपति साइन कर दें, तब वो बन जाता है अधिनियम। इस प्रक्रिया को हम अधिनियमितीकरण कहते हैं। यानी संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, तो इसका मतलब है अधिनियम का निर्माण कौन करेगी? विधायिका करेगी। इसका निर्माण विधायिका करती है। इसका निर्माण विधायिका करती है। यानी संविधान सर्वश्रेष्ठ है, उसके अधीन आता है कानून यानी अधिनियम, और इस कानून के अधीन आते हैं नियम यानी रूल। अब आप जानते हैं कि विधायक, सरकार के 3 अंग हमने पढ़े हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? अधिनियम का निर्माण करना, लेकिन उसे लागू कौन करेगी? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका इन अधिनियमों को, कानूनों को लागू करने के लिए जो नियम बनाती है, उसको हम नियम कहते हैं। यानी ये किसके अधीन आएंगे? कानून के अधीन आएंगे। तो इसके लिए लिखेंगे, इसका निर्माण कार्यपालिका अधिनियमों को लागू करने के लिए करती है। तो आप समझ रहे होंगे कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करती है, कानून का निर्माण विधायिका करती है, और विधायिका ने जो कानून बनाए उनको लागू करने के लिए जिन नियमों को बनाएगी कार्यपालिका, उन्हें नियम कहेंगे। ठीक है। और नियम के बाद आता है विनियम, रेगुलेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल, रेगुलेशन। इसका निर्माण कानून के अनुसार बनने वाली संस्था अपने लिए करती है। जैसे मानवाधिकार आयोग। अब मानवाधिकार आयोग का निर्माण किस कानून के द्वारा होगा? संसदीय कानून के द्वारा हुआ होगा। लेकिन मानवाधिकार आयोग अब अपने कार्यों को कैसे करेगा? उसके लिए जो रूल नियम बनाएगा उसे हम कहेंगे विनियम। यानी सबसे ऊपर संविधान, फिर अधिनियम, फिर नियम, और उसके बाद आता है विनियम। तो याद रखेंगे, संविधान का निर्माण संविधान सभा करती है,
कानून का निर्माण विधायिका करती है, नियम का निर्माण कार्यपालिका करती है और विनियम का निर्माण वो संस्था जिसके लिए जो अपने ऊपर उनको अपनी प्रक्रियाओं को क्रियाओं को करने के लिए बनाती है, उन्हें नियम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक डिफरेंस और समझते हैं। आपने देखा होगा जब हम इस भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो जब हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमने एक विधि आयोग का निर्माण पढ़ा कि एक विधि आयोग बनाया गया जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। वो भारत का प्रथम विधि आयोग था, 1834 में बना था। उसका काम ये था कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उससे पहले हर धर्म के अलग कानून थे, मुस्लिमों के कानून अलग, हिंदुओं के कानून अलग, उत्तराधिकार के, शादी के, तो उन सब कानूनों को एक साथ इकट्ठा करके एक जगह कोड कर देना, उसको हम कहते हैं संहिता या कोड। और जो कानून नए बनते हैं विधायिका के द्वारा उनको कहते हैं कानून। तो हम यहाँ पे अंतर पढ़ेंगे कानून और संहिता का, अधिनियम व संहिता। भारत में कानून का निर्माण दो प्रकार से होता है। अधिनियमितीकरण, एनेक्टमेंट कहते हैं इसको, अधिनियमितीकरण। इसमें इसका मतलब है कि जो कानून विधायिका बना रही है, जो नए कानून विधायिका निर्माण कर रही है उसे अधिनियमितीकरण कहते हैं। और एक पहले से उपस्थित कानूनों को लेखबद्ध करना, पहले से उपस्थित कानूनों को लेखबद्ध करना संहिताकरण कहलाता है। यानी कोड करना, इसे कहेंगे कोड, संहिता को कहते हैं कोड। जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है। यानी ये इसका निर्माण नए रूप में होगा और ये पहले से उपस्थित कानूनों को लेखबद्ध किया जाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1834 के विधि आयोग द्वारा कानूनों को लेखबद्ध करना। तो ये था अधिनियम और संहिता। तो संविधान तो आप समझ ही गए होंगे कि संविधान वह मौलिक विधि होती है जिसमें राज्य, सरकार, व्यक्ति और उनके कार्यों, उनके अंगों, अधिकारों का वर्णन किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान की एक विशेषता और होती है, इसको भी नोट कर लेंगे। संविधान गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, अर्थात समय व परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान जो राज्य, सरकार के अंगों का वर्णन करता है, उनके कार्यों का वर्णन करता है, व्यक्ति के, नागरिकों का वर्णन करता है, उसे हम संविधान कहते हैं। ये गतिशील होता है क्योंकि समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है। हेडिंग हम यहाँ पे लेंगे संविधान का वर्गीकरण।
पहला लेंगे लिखित संविधान। लिखित संविधान लिखित संविधान का मतलब है कि इसका निर्माण किया जाता है, नए रूप में इसका निर्माण होता है। और ये जो सबसे पहला लिखित संविधान था वो यूएसए में बनाया गया था। भारत का भी एक लिखित संविधान है। और इसके दूसरा जो होता है वो अलिखित संविधान होता है। अलिखित संविधान का मतलब है कि ऐसा संविधान जो प्रथाओं परंपराओं पर आधारित होता है या न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है, तो उसको जब कोडबद्ध लिखित कर लिया जाता है उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। और वह संविधान जो नए रूप में बनता है उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब संविधान का निर्माण किया जाता है तो इसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे यूएसए, भारत का संविधान भी लिखित है और यूएसए का संविधान भी लिखित है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं फ्रांस आदि। दूसरा होता है अलिखित संविधान। ऐसा संविधान जो परंपरा, न्यायिक निर्णय, प्रथा आदि पर आधारित होता है। अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे यूके यानी कि ब्रिटिश या इंग्लैंड। आगे हम देखेंगे जब हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ेंगे कि हमने कौन सा अपनाया। हमने लिखित अपनाया तो है, लेकिन हमने ब्रिटिश और यूएसए के बीच का जो संविधान है उसको अपने यहाँ यूज किया है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान का निर्माण भी हुआ है और कुछ हमने प्रथाओं और परंपराओं को भी उसमें यूज किया है। तो ये पाया जाता है यूके में। तीसरा होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान, कठोर और लचीले का मतलब हम देखते हैं संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर संविधानों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक कठोर संविधान, एक लचीला संविधान। कठोर वो होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो। तो ऐसा संविधान जिसके संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, कठोर संविधान कहलाता है। कठोर संविधान कहलाता है। जैसे यूएसए,
तो यूएसए का संविधान कैसा है? कठोर है। चौथा हम लेंगे लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल। इसकी संशोधन प्रक्रिया सरल होती है। जैसे यूके का संविधान। अब यूएसए का संविधान कैसा है? कठोर है। यूके का संविधान कैसा है? लचीला है। जब हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमने भारत में कौन सा अपनाया, हमने कठोर लिया है, लचीला लिया है, दोनों को ही समन्वय करके अपने संविधान का निर्माण किया। तो ये संविधान का वर्गीकरण है, कठोर, लचीला, लिखित और अलिखित संविधान। हेडिंग डालते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले की जो चीज़ें मैंने शासन प्रणाली पढ़ाई या और जितनी भी सिस्टम पढ़ाए वो सब इसलिए पढ़ाएं जिससे कि हम ये जान सकें कि भारतीय संविधान कैसा है और भारतीय संविधान में उनमें से कौन कौन सी विशेषताओं को अपनाया गया है। भारतीय संविधान को हम निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास, कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेज भारत में आए तो उसके बाद किस तरह से भारत में अधिनियमों को लागू किया गया और किस तरह भारत में धीरे धीरे संविधान का विकास और विधान का विकास हुआ। दूसरा हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, अर्थात कि किस तरह भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे संविधान का दर्शन, यानी दर्शन जो जनता की इच्छाओं पर आधारित है तो वो दर्शन किस में है और हम उसको किस तरह तैयार किया गया है। और चौथा हमारा होगा संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं कठोर है, लचीला है, संघात्मक है, एकात्मक है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, संसदीय है, मूल अधिकार और वो सबसे विशाल है। विशाल है तो सबसे इसमें कितने भाग, कौन से अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, वो सारी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम भारतीय संविधान को प्रारंभ करेंगे। संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान का दर्शन और संविधान की विशेषताएं। तो अब तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अब तक की प्रणालियाँ सब समझ में आई होंगी, जिससे कि हम भारतीय संविधान को अच्छे से समझ सकेंगे। और जो क्वेश्चन भारतीय संविधान से आते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो वो हम उनके आधार पर उनको हल कर सकेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इससे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी दिखे आपको वो कमेंट में लिखें, जिससे हम और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सभी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।